अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। इसका चैप्टर नंबर 9 मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है? दैट द थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। जो थर्मल एनर्जी एक हॉट बॉडी से यानी जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस बॉडी से उस बॉडी की तरफ फ्लो करती है जिसका टेम्परेचर कम होता है यानी कि कोल्ड बॉडी की तरफ, तो उसको हम कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट। अब जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हर वक्त होता है और हर बॉडी में होता है जब वो थर्मल कॉन्टैक्ट में होती है आपस में। ठीक है। अब हमारे पास तीन तरीके हैं कि जिससे हमारी ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। एक हमारे पास आ जाता है कंडक्शन, एक आ जाता है कन्वेक्शन और दूसरा आ जाता है रेडिएशन। अब नीचे हमारे पास 9.1 तो मैंने आप लोग को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम 9.2 की तरफ उसकी पहली वे की तरफ चलते हैं कि जिससे हमारी जो हीट है वो कोल्ड बॉडी की तरफ किस तरह मूव करती है। देखिए, द हैंडल ऑफ अ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट्स वार्म। अब जो हमारे पास एक मेटल स्पून है, अगर हम उसके हैंडल को हॉट वाटर हैंडल ऑफ अ हेल्ड इन हॉट वाटर, जब वो उसको हम गर्म पानी में रखेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जो है वो हमारी जो मेटल स्पून का हैंडल होगा वो गर्म हो जाएगा। अब आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जो हमारे किचन में यूटेंसिल्स होते हैं या जैसे कोई स्पून होती है जिससे हम खाना बनाते हैं, तो उसका जो हैंडल होता है ना वो वुड का बना होता है, ना कि वो मेटल का। वो मेटल के ऊपर कवरिंग वुड की गई होती है क्योंकि हमने वो उसको अगर कोई डिश बना रहे हैं तो उसमें हमने उसको चलाना है, तो जो उसकी जो हीट है वो हमारे हैंडल पर लगेगी। इस वजह से वो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से मेटल स्पून के ऊपर वुड की कवरिंग दी होती है क्योंकि जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि वो जो हीट को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है। लेकिन अब उन्होंने कहा है बट इन द केस ऑफ वुडन स्पून द हैंडल डज नॉट गेट वार्म। मैंने आपको बता दिया कि जो वुड है अगर वो होगा तो जब वो गर्म पानी में होगा तो हमारा जो स्पून है वो गर्म नहीं होगा। बोथ ऑफ इट बिहेव डिफरेंटली रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट। अब दोनों चीजों ने डिफरेंटली बिहेव किया। बोथ द मेटल एंड नॉन मेटल कंडक्ट हीट। मेटल आर जनरली बेटर कंडक्टर एंड देन द नॉन मेटल्स। हीट तो होगी उसमें भी वुड में, लेकिन वो हम उसको बर्दाश्त कर सकेंगे। लेकिन अगर जो मेटल होगा हमारे पास उसको हम अगर हीट देंगे तो वो उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। अगला नेक्स्ट इन सॉलिड। अब सॉलिड एटम में किस तरह हीट जो है वो हमारी ट्रांसफर होती है। इन सॉलिड एटम एंड मॉलिक्यूल आर पैक्ड टुगेदर। ये तो हमें पता ही है कि जो सॉलिड में हमारे मॉलिक्यूल और एटम होते हैं वो बहुत ज्यादा पैक्ड टुगेदर होते हैं एंड कंटिन्यू टू वाइब्रेट इन मेन पोजीशन। व्हाट हैपेंस व्हेन वन ऑफ इट्स एंड इज हीटेड। उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी मेन पोजीशन पे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते पर वो वाइब्रेट करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि क्या हो कि अगर हम उसका एक हैंड हीट कर दें, अब ये हो दैट जो उसकी द एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द एंड बिगिन टू वाइब्रेट मोर रैपिडली। ठीक है। दे आल्सो कोलाइड विद देयर नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल। तो जब वो लोग वाइब्रेट करते जाएंगे तो जो हमारी जो हीट है वो उन वाइब्रेटिंग एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो हीट को पूरे जो मेटल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन तक वो हीट ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से हमारा अगर एक एंड गर्म होगा मेटल स्पून का तो हमारा दूसरा एंड भी ऑटोमेटिकली गर्म जरूर होगा। अब आगे क्या लिखा है, they also collide with the neighboring atom or molecule in doing so that pass some of their energy to the neighboring atoms or molecules doing collision with the increase in their vibration। मैंने आपको बात बता दी that these atoms or molecule in turn pass on the part of the energy to the neighboring particles। In this way some heat reaches the other parts of the solid। This is slow process and a very small transfer of heat take place from hot to the cold parts in the solid। अब नेक्स्ट पैरा में उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा दैट हाउ डज देन हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मेटल्स और रैपिडली देन ऑन मेटल्स। क्यों कि जो मेटल्स में हीट
हीट जो है वो बहुत ज्यादा हॉट टू कोल्ड पार्ट्स की तरफ बढ़ती है, लेकिन नॉन मेटल्स में क्यों नहीं? उसकी रीजन ये होती है कि जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, और जो वो एनर्जी कैरी करते हैं ना वो बहुत फास्ट रेट पे एनर्जी कैरी करते हैं किसी भी हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। Thus, heat reaches the core part of the matter। जब जो हीट है वो हॉट टू कोल्ड पार्ट की तरफ बस कहते हैं पहुंच जाती है, तो इसकी वजह से जो हमारा मेटल्स के अंदर फ्लो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो उसका रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉन मेटल। अब हमारे पास नीचे पिंक बॉक्स में हमारे पास है कंडक्शन ऑफ हीट की डेफिनेशन, ठीक है। द मोड और ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स and free electrons in solid from hot to cold part of body is called as the conduction of heat. All metals are good conductors of heat. The substance through which the heat does not pass easily called as a bad conductor, like wood, cork, cotton, glass, rubber, plastic are the bad conductor and the insulator. अब हमारे पास साइड पर एक पिंक बॉक्स में do you know है that why styrofoam boxes are used to keep food hot or ice cream cold for a long time? क्यों? क्योंकि जो स्टाइरोफॉर्म के बॉक्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इंसुलेटर, और ये अगर इसके अंदर हीट चली जाए तो वो इसको बाहर नहीं आने देते, और अगर इसके अंदर ठंडक चली जाए तो उस ठंडक को भी बाहर नहीं आने देते, ठीक है, और ना ही एंटर होने देते हीट को या कोल्डनेस को। अब नीचे हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मीन हमारे पास हीट के लिए यूज हो गई, कंडक्टिविटी हमारे पास कंडक्शन से यूज होगी, जो हमारी ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द वाइब्रेटिंग एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन से होती है, ठीक है। अब आगे कंडक्शन ऑफ हीट अगर द डिफरेंट रेट इन डिफरेंट मटेरियल इन मेटल्स हीट फ्लोज रैपिडली एज कम्पेयर टू द इंसुलेटर, जैसे कि हमने पढ़ा वुड और कबर। अब उन्होंने क्या कहा है कि एक आप सॉलिड ब्लॉक कंसीडर करें, ये हमारे पास साइड पे बना हुआ है फिगर 9.4 में। वन ऑफ इट्स ऑपोजिट फेसेस ईच ऑफ इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं बेस एरिया, ठीक है, इज हीटेड टू अ टेंपरेचर T। अब हम जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A को जब हम हीट करेंगे टेम्परेचर T के साथ, तो हम T1 लेंगे। Here Q flows along its length to opposite face। अब Q यहाँ पे यूज हुआ है एज अ हीट, फिर जो हीट है वो उस लेंथ के अलोंग मूव करेगी उसके ऑपोजिट फेस तक जाने के लिए, मतलब T2 की तरफ जाने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम, कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो स्पेसिफिक एक यूनिट टाइम में एक हॉट टू कोल्ड पार्ट की तरफ मूव करती है, तो उसको हम कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब रेट जहां भी यूज होता है उसका मतलब होता है टाइम। ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं है, ये हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डेफिनेशन। अब नीचे ने क्या कहा है दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल्स टू Q ओवर T। अब हमारे पास Q यहाँ पे क्या है, दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर वो फ्लो करती है हीट, तो हमारे पास क्या रहता है Q बाय T। Q हमारे पास हीट है, T हमारे पास टेम्परेचर है। It is observed that the rate at which heat flows through a solid object depends upon the various factors। अब वो फैक्टर्स हमारे पास क्या है दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड के क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो हमारी जो वो है हीट कितनी ज्यादा बढ़ेगी, या अगर कम होगा तो हमारी हीट कितनी कम या ज्यादा होगी। अब जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है यानी कि बेस एरिया किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, वो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है एरिया के साथ, यानी कि जितना हमारे पास उस सब्सटेंस का या उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा होगा, उतना ही हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। Largest cross section area of a solid contains the layer number of molecules and free electrons on each layer parallel to its cross section area। जितना हमारे पास ज्यादा बड़ा ब्लॉक होगा उतने ज्यादा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से उन सबको हीट करने के लिए हमें हीट भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो यानी
अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेंथ ऑफ द सॉलिड। अब जो लेंथ है हमारी सॉलिड की वो किस तरह डिपेंड करती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पे। लार्जर इज द लेंथ बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ द सॉलिड। जितनी बड़ी हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमें वुडन रॉड को कंसीडर कर लेते हैं, जितनी वो बड़ी होगी, ठीक है, लार्जर इज द लेंथ बिटवीन, जितनी ज्यादा एक हमारे पास एंड जो है वो मेटल का, वो मेटल ले रहे हैं, वुड नहीं बल्कि वो तो इंसुलेटर है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। अगर हम मेटल लेते हैं तो उसका अगर हम एक एंड हीट करते हैं और जो हमारा दूसरा एंड होता है वो कोल्ड होता है, लेकिन अगर जिसमें जितनी ज्यादा space होगी, more time it will take to conduct heat to the colder end and smaller will be the rate of flow of heat। ये बहुत ज्यादा टाइम लेगी कि एक एंड से दूसरे एंड की तरफ हमने जो हीट पहुंचानी है, जिसकी वजह से हमारा जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो बहुत स्मॉलर होगा, बहुत छोटा होगा। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स। ग्रेटर इज द टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, हम कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस को, जिसको हम डेल्टा T के साथ शो करते हैं। तो आपको पता है दैट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फेज ग्रेटर विल बी द, जितना हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज्यादा होगी। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स और द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के साथ, लेकिन जो हमारा लेंथ ऑफ द सॉलिड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के साथ। अब नीचे क्या है, कंबाइनिंग द अबव फैक्टर्स, मतलब कि जितने भी, मतलब कि Q/T हम कॉमन ले लेंगे, सब पे है। पहले वाली में टर्म में से हम A ले लेते हैं, दूसरी टर्म में से 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे आ जाता है T1 माइनस T2/L। उसके बाद आ जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब जो यहाँ पे K लगा है ना, ये K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड का, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। ये हर किसी के लिए वो ये डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस की नेचर पे, और ये हर सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है। अब अगर हम एज अ K प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास वो थर्मल कंडक्टिविटी का क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हमने तो थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करनी है ना, तो हम K को साइड पर ले आएंगे, और जब हम K को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे जितनी भी चीजें डिवाइड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगी, और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, ठीक है। अब Q/T इधर था, हम उसको लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो वो मल्टीप्लाई हो गया उन दोनों सॉरी T1 T2/L के साथ, और जब K को लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई था वहां जाके तो डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है यहाँ पे हम L को ऊपर लिख देंगे और एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस को नीचे लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास नीचे पिंक बॉक्स है, ये है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या देता है, दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the opposite faces of a meter cube of a substance maintain a temperature difference of 1 Kelvin is called as the thermal conductivity of that substance। अब हमारे पास जो है राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल बना है, उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और उसके साथ उसकी उन्होंने थर्मल कंडक्टिविटी शो कर दी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 198। अब उन्होंने कहा यूज ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन इंसुलेटर्स। तो यूजेस हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब नीचे के उन्होंने क्या किया हुआ है कि इन हाउसेस गुड थर्मल इंसुलेशन मीन द लोअर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। कंजम्पशन का मतलब होता है यूटिलाइज करना, ठीक है। फॉर दिस रीजन फॉर दिस फॉलोइंग मेजर्स मे बी टेकन टू सेव एनर्जी। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे जो है ना नॉन कंडक्टर्स की एग्जांपल थी। हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फॉर्म लैगिंग। फॉर्म लैगिंग का मतलब होता है इंसुलेशन, ठीक है। कि वो जो हॉट वाटर टैंक है वो प्लास्टिक का बना होता है कि उसमें से जो हमारी हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, पास ना हो सके। उसके बाद आता है वॉल कैविटीज आर फिल्ड विद प्लास्टिक फॉर्म और वूल। अब देखा ही होगा घरों में, जो हमारे घर कमरों में सीलिंग होती है घरों में, वो भी हीट को रोकती है कमरे में आने से। अब डबल ग्लेज विंडो पैन्स जो होते हैं ना, डबल ग्लेज विंडो होती है, जो विंडो थी वो डबल बनी
होती है, क्योंकि जो हमारा ग्लास है ना वो बैड इंसुलेटर है, गुड इंसुलेटर है बल्कि, और जो एयर है वो भी हमारी गुड इंसुलेटर, जो एयर उस डबल ग्लेज ग्लास विंडो के बीच में होती है वो एंटर नहीं होने देती हीट को कमरे के अंदर, ठीक है। अब नीचे आप गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, जो हमारी जल्दी जल्दी से ट्रांसफर कर देते हैं, या आप रीडिंग कर लीजिए जैसे मेटल्स है, मेटल में बहुत एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह आ जाता है। अब इंसुलेटर एंड बैड कंडक्टर आर यूज इन होम यूटेंसिल्स वगैरह, ये सब जो है ये हमारे पास यूजेस है। आप इसमें से अगर हमारे पास 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप 4 कर दें, 4 मार्क का आता है तो 5 कर दें। ये कोई मतलब बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, आप ये लोग खुद रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आ जाता है वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, हमें पता है। वाटर at the top in the test tube starts boiling after getting heat from the burner without melting ice. अब नीचे जाता है सॉस पैन्स आर मेड ऑफ मेटल फॉर क्विक हीट ट्रांसफर। अब जो सॉस पैन है वो सॉस पैन आप लोगों ने घर में देखे मेटल के होते हैं, क्यों कि ताकि जो हमारा कोई भी जो हमारी चीज सॉस पैन के अंदर है उस तक हीट जल्दी पहुंच जाए, इसलिए हम मेटल के सॉस पैन को यूज करते हैं अपने घरों में। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, नीचे दी हुई एग्जांपल है 9.1। ये हमारा चैप्टर बहुत छोटा है, हमारे पास टोटल इस चैप्टर में 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक हमारे पास ये एग्जांपल आ जाती है और बाकी जो हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स हैं इसके पास, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चले हम आपको मैं एग्जांपल बता दूँ। अब ये हमारे पास होता है दैट द एक्सटीरियर ब्रिक wall of a house of thickness 25 centimeter has an area of 20 meters square. The temperature inside the house is 15 and the outside is 35 degrees centigrade. Find the rate at which the thermal energy will be conducted through the wall. The value of proportionality constant for brick is 0.6 watt per meter per Kelvin. अब उन्होंने हमें दिया क्या क्या हुआ है। अब हमारे पास है थिकनेस जो आ जाती है ना वो हम लेंथ को यूज करते हैं। दैट इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऐसे यूनिट नहीं है जिसकी वजह से हम उसको चेंज करेंगे बाय 100 से डिवाइड करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25 मीटर आ जाएगा। एरिया कितना हमारे पास है 20 मीटर स्क्वायर। इनसाइड टेम्परेचर हमारे पास 15 है, लेकिन हम हमेशा जो है जो बड़ा टेम्परेचर होता है उसको हम T1 कंसीडर करते हैं और जो छोटा टेम्परेचर है उसको हम T2 कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए डेल्टा T में। इसलिए हमारे पास जो T1 हम 35 कंसीडर करेंगे और जो T2 है वो हम 15 कंसीडर करेंगे। अगर हम इसमें 273 ऐड नहीं भी करते, अगर हम इसको केल्विन में चेंज नहीं भी करते तब भी हमारा आंसर ठीक आएगा। अगर हम इसको चेंज कर भी लेते हैं, अगर एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं तब भी हमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे उन्होंने यूज किया हुआ है दैट 35 प्लस 273 इज इक्वल टू 308 केल्विन, 15 प्लस 273 इज इक्वल टू 288 केल्विन। अब जब हमने इसका डेल्टा टी लिया मतलब कि T1 माइनस T2, तो हमारे पास इन दोनों को माइनस करके 20 केल्विन आ गया, और अगर हम 35 को 15 से माइनस करते तब भी हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही आता था। केल्विन ना भी आता तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे जो K की वैल्यू दी हुई है वो है 0.6 वॉट पर मीटर पर केल्विन। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी का, दैट इज Q/T इक्वल्स टू KA T1 minus T2 which is divided by L। अब हम यहाँ पे हमारी K की वैल्यू A की और हम अपना डेल्टा T पुट करेंगे और लेंथ भी पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या आएगा 960 वॉट या 960 जूल पर सेकंड हमारे पास जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी अक्रॉस द वॉल विल बी 960 जूल्स पर सेकंड। आई होप आप लोग को एग्जांपल क्लियर हो गई होगी।